हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो है सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग के यूनिट 3 कंटेंट क्रिएशन एंड शेयरिंग यूजिंग केस कैंपेन्स। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी सो गो एंड चेक इट आउट। वन मोर थिंग, मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में SMM का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी डाल रखा है, सो आप उसको भी देखना एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। और इस वीडियो में हम यूनिट 3 के सारे टॉपिक्स कवर करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। Our first topic is blogging. Blog involves creating and maintaining a blog which is frequently updated website or a web page, typically run by an individual or a small group. A blog is written in an informal and a conversational style. चलो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जब आप छोटे बच्चे थे, लेट्स सपोज जब आप छोटे बच्चे थे तो आप डायरी लिखते होंगे, राइट? अगर नहीं भी लिखते तो सपोज कर लो कि आप लिखते होंगे। जब का आप कहीं घूमने जाते होंगे, लाइक जब मैं घूमने गई थी अपने पेरेंट्स के साथ मनाली, तो मैंने डायरी लिखी थी। उसमें मैंने सब लिखा था कि हम कहाँ कहाँ गए, हमने कौन कौन सी जगह विज़िट करी और हमने क्या क्या इन्जॉय किया। तो मैंने अपनी डायरी में वो सब कुछ लिखा था। तो ब्लॉग भी हम अपनी एक पर्सनल डायरी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें हम इनफॉर्मल स्टाइल में लिखते हैं, एक कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखते हैं। कन्वर्सेशनल स्टाइल मतलब कि जैसे बातचीत हम करते हैं वैसे, कि जो रीडर है, जो हमें पढ़ रहा है हमारे ब्लॉग को, उससे हम बात कर रहे हैं। ब्लॉग्स काफ़ी तरह के होते हैं, लाइक ट्रैवल ब्लॉग्स हो गए, लाइफस्टाइल ब्लॉग्स हो गए, हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग्स हो गए। सो ब्लॉग्स एक इंडिविजुअल भी खुद लिख सकता है या फिर एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर ब्लॉग लिख सकते हैं। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स। फर्स्ट आते हैं हमारे पर्सनल ब्लॉग्स, जो कि एक पर्सन के खुद के पर्सनल इंटरेस्ट पे, एक्सपीरियंसेस पे और रिफ्लेक्शंस पे बेस्ड होते हैं। Now next is professional blogs. So professional blogs are tailored to specific industries or niches, often for a business or a career purposes. So अगर हम डिफरेंस देखें पर्सनल और प्रोफेशनल ब्लॉग्स में, so सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्रोफेशनल ब्लॉग्स हमेशा मोनेटाइज्ड होते हैं, उन्हें एज अ सोर्स ऑफ इनकम यूज़ किया जाता है, बल्कि पर्सनल ब्लॉग्स हमेशा मोनेटाइज नहीं होते, एक हो भी सकते हैं या नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रोफेशनल ब्लॉग्स मोनेटाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट ब्लॉग्स। दे आर मैनेज बाय कंपनीज टू एंगेज विद देयर ऑडियंस, शेयर अपडेट्स एंड एनहांस देयर ब्रांड इमेज। सो कॉर्पोरेट ब्लॉग नाम से ही पता चलता है कि कंपनीज के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ताकि वो अपने ऑडियंस के साथ एंगेज कर सके, उनके साथ अपडेट्स को शेयर कर सके, अपनी ब्रांड इमेज को इन्हांस कर सके। फोर्थ आते हैं नीचे ब्लॉग्स। सो नीचे की बात मैंने करी थी, इसके हेल्थ ब्लॉग्स होते हैं, पेरेंटिंग ब्लॉग्स होते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स होते हैं। ये पर्टिकुलर नीश पे बेस्ड होते हैं। सो दे कंसंट्रेट ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और अ सब्जेक्ट केटरिंग टू द टारगेटेड ऑडियंस। ना हमने टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स पढ़ लिए। नेक्स्ट आता है हमारा कोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ ब्लॉग, कि ब्लॉग में कौन कौन से कोर कॉम्पोनेंट्स हैं जो कि होता है हमारे ब्लॉग्स में। फर्स्ट होता है हमारा पोस्ट। पोस्ट में इंडिविजुअल कंटेंट एंट्रीज टिपिकली अरेंज इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेकेंड इज कैटेगरीज, टॉपिक्स और थीम्स यूज टू ऑर्गेनाइज ब्लॉग पोस्ट। थर्ड इज टैग्स। टैग्स आर द कीवर्ड्स और लेबल्स असाइंड टू पोस्ट फॉर ईजियर आइडेंटिफिकेशन एंड सर्चेबिलिटी। टैग्स मतलब कि हमारा एक टैग लगाना है, ताकि कोई मान लो कोई हेल्थ के रिलेटेड ब्लॉग ढूंढ रहा है, तो हम हैशटैग हेल्थ, हैशटैग फिटनेस ऐसे टैग्स लगा सकते हैं, ताकि जो ढूंढ रहा है वो हमारे ब्लॉग को आराम से सर्च कर सके। नेक्स्ट इज कमेंट्स। रीडर कमेंट्स एंड इंटरेक्शन ऑफ ब्लॉग एंट्रीज की कमेंट्स होती हैं कि जो लोग हमारे ब्लॉग को पढ़ रहे हैं वो अपना फीडबैक दे सकें। The advantages of blogging. First is content marketing. It is an effective tool for attracting and engaging audience through content. कि कंटेंट मार्केटिंग में बहुत हेल्पफुल होता है। हम सोशल मीडिया मार्केटिंग हम ब्लॉग्स के द्वारा भी कर सकते हैं। ब्लॉग्स में हम एक प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस देते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो कि हम रील्स के या फिर फेसबुक एड्स के थ्रू नहीं दे सकते। तो ये कंटेंट मार्केटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट है SEO इम्प्रूवमेंट। SEO मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो रेगुलर अपडेट्स कैन बूस्ट अ वेबसाइट सर्च इंजन रैंकिंग। सर्च इंजन रैंकिंग ये होती है कि जितने लोग हमारे वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, सो अगली बार कोई सर्च करेगा, अगर हमारी वेबसाइट का SEO अच्छा होगा तो हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखेगी। तो यही होता है SEO इम्प्रूवमेंट।
Next is building authority. Allow individuals and businesses to showcase expertise and establish authority in their field. ये बिजनेसेस को इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है ताकि वो अपनी एक्सपर्टीज़ अपनी क्वालिटीज़ दिखाएं और अब एक फील्ड में अपने आप की अथॉरिटी इस्टेब्लिश करें. फोर्थ इज़ कम्युनिटी एंगेजमेंट. fosters a sense of community through reader interaction एंड डिस्कशन. ऑब्वियसली ब्लॉग्स हमारे लोग पढ़ते हैं. कम्युनिटी क्या होती है? लोग जो हमारे आसपास होते हैं, समाज काइंड ऑफ. तो समाज जो है हमारे उनको पढ़ता है ब्लॉग्स को. इससे क्या बढ़ता है? हमारा रीडर इंटरेक्शन बढ़ता है, डिस्कशन बढ़ता है. डिस्कशन इन द सेंस वो कमेंट्स करेंगे तो उनका फीडबैक होगा, तो इससे डिस्कशन भी एनकरेज होता है. सो एडवांटेजेस में हमारे आते हैं कंटेंट मार्केटिंग, SEO इम्प्रूवमेंट, बिल्डिंग अथॉरिटी एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट. नेक्स्ट इज़ ब्लॉगिंग टिप्स फॉर सक्सेस. इसको हम बोल सकते हैं कि हम एक इफ़ेक्टिव ब्लॉग लिखना है हमें इन फ्यूचर, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम इसको बोल सकते हैं टिप्स फॉर इफ़ेक्टिव ब्लॉगिंग. इसके लिए हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना. अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, नो द प्रेफरेंसेस एंड नीड्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस. कि हमारी ऑडियंस के नीड्स क्या है, हमारी ऑडियंस क्या पढ़ना चाहती है. अपनी ऑडियंस को समझना और उस समझ कर अपनी ऑडियंस को फिर अपना ब्लॉग बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज़ मेंटेन कंसिस्टेंसी. कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना. ऐसा नहीं कि हम आज पोस्ट कर रहे हैं फिर 10 दिन बाद कर रहे हैं फिर 15 दिन बाद कर रहे हैं. हमें कंसिस्टेंसी, अगर हम 2 दिन के बाद कर रहे हैं तो हमें हर 2 दिन के बाद पोस्ट करना है. रेगुलरली अपडेट करना है अपने ब्लॉग को ताकि जो हमारे रीडर्स हैं वो एंगेज रहें. थर्ड आता है प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट. क्रिएट वैल्यूएबल, वेल रिसर्च्ड एंड एंगेजिंग मटेरियल. कि अगर हम ऐसा नहीं कि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के चक्कर में अपने ब्लॉग की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करें. हमें अपने ब्लॉग की क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है और बहुत ही वैल्यूएबल, वेल रिसर्च्ड कंटेंट पोस्ट करना है. और वो बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए और हर एक चीज़ जो अपने ब्लॉग में लिखें वो ऑथेंटिक होनी चाहिए और वेल रिसर्च होनी चाहिए. फोर्थ इज़ इनकॉर्पोरेट विजुअल्स. यानी कि सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ कंटेंट लिखे जा रहे हैं, टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं, हमें उसमें इमेजेस का, वीडियोस का, इनका भी इस्तेमाल करना है ताकि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो रीडर्स हैं वो और एंगेज हों उसमें, वो और इंटरेस्ट लें हमारे ब्लॉग्स में. नेक्स्ट आता है प्रमोट वाइडली. शेयर योर ब्लॉग्स ऑन सोशल मीडिया एंड अदर रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स. हमें अपने ब्लॉग्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक में, अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें. SEO ऑप्टिमाइजेशन. यूज़ रेलिवेंट कीवर्ड्स एंड ऑप्टिमाइज योर ब्लॉग फॉर सर्च इंजन्स. कि हमें रेलिवेंट कीवर्ड्स की जो कीवर्ड हमारे ब्लॉग से रिलेटेड हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ट्रैवल का ब्लॉग बना रहे हैं तो हम लिख सकते हैं #ट्रैवल, या फिर कोई हम जगह जा रहे हैं घूमने शिमला तो #शिमला. तो कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ एंकरेज रीडर इंटरेक्शन. हमें जो रीडर हैं, हमारे ब्लॉग्स को जो लोग पढ़ रहे हैं, हमारे जो रीडर्स हैं, हमारे जो ऑडियंस है, हमें उनका इंटरेक्शन एनकरेज करना है. वो हम कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी कमेंट्स ओपन कर सकते हैं ताकि वो लोग अपनी राय दे सकें, कमेंट कर सकें हमारे ब्लॉग पर. और फिर हमें उनका रिप्लाई भी करना है कि अगर हमें उन्हें कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो उनका रिस्पॉन्ड भी हमें करना है. एंड बिल्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी. 8th आता है एंश्योर मोबाइल फ्रेंडलीनेस. मेक श्योर योर ब्लॉग इज़ एक्सेसिबल एंड विजुअली अपीलिंग ऑन मोबाइल डिवाइसेस. हाँ, काफ़ी बार ये होता है कि जो ब्लॉग्स लोग बनाते हैं वो डेस्कटॉप के लिए फ्रेंडली होता है लेकिन मोबाइल पे वो इतने अच्छे नहीं लगते, उनका टेक्स्ट डिसअलाइन हो जाता है. तो हमें ये नहीं करना. हमें अपना ब्लॉग ऐसे बनाना है कि वो मोबाइल पे भी लोग आराम से पढ़ सकें, क्योंकि मोस्टली लोग मोबाइल ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ नहीं करते. ना हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स की जिसका यूज़ करके हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं. नंबर 1 पे आता है वर्डप्रेस. सेकंड पे ब्लॉगर. ब्लॉगर इज़ ओन्ड बाय गूगल. एंड थर्ड पे आता है मीडियम. ना हमारा फर्स्ट टॉपिक इज़ कम्प्लीटेड. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉडकास्टिंग एंड स्ट्रीमिंग वीडियो. So first is podcasting. Podcasting is the creation and distribution of digital audio file. So in digital audio file होती है, इसमें ये मेन चीज़ है. स्ट्रीमिंग में ऑडियो नहीं वीडियो होता है, लाइक दोनों होता है वैसे तो. Typically released in episodes, users can subscribe to podcast and listen to episodes on various platforms. So podcasting तो हमें पता ही है कि 2 लोग ऑनलाइन बैठे रहते हैं,
मतलब उन्हें हम पॉडकास्टर्स बोलते हैं। जो होस्ट होता है पॉडकास्ट का उसे हम पॉडकास्टर्स बोलते हैं। वो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी नीशे पे वो बात करते हैं। मान लो कोई पॉलिटिकल टॉपिक हो गया, या कोई हेल्थ रिलेटेड टॉपिक हो गया, या कोई स्टीरियोटाइप्स हो गए, मिथ्स हो गए, उन पे लोग बात करते हैं। या फिर हो सकता है सिंगल इंडिविजुअल बात करे, और काफ़ी बार 2 या 3 लोग भी बैठ के साथ बात करते हैं एक टॉपिक पे, उसे हम पॉडकास्ट बोलते हैं। और पॉडकास्ट को हम गूगल पॉडकास्ट पे, एप्पल पे एंड स्पॉटिफाई पे भी हम पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। सो पॉडकास्ट के मेन फीचर्स होते हैं, फर्स्ट इज़ ऑडियो ओनली फॉर्मेट। पॉडकास्ट आर प्राइमरीली ऑडियो, मेकिंग देम आइडियल फॉर स्टोरी टेलिंग, इंटरव्यूज़ एंड डिस्कशंस। सो मैंने अभी पहले ही बोला कि वो डिजिटल ऑडियो कंटेंट होता है, मेनली वो सुनने के लिए ही होता है। ज़्यादातर जो पॉडकास्ट होते हैं वो ऑडियो ओनली फॉर्मेट के होते हैं, लेकिन आजकल हम देखेंगे तो लाइक वीडियो के भी आ रहे हैं, लाइक उसमें लोग बोल भी रहे हैं पॉडकास्ट की तरह, उनकी वीडियो भी चल रही है। सो लेकिन जो प्राइमरीली पॉडकास्ट होते थे वो ऑडियो ओनली फॉर्मेट के ही होते थे। सेकेंड इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड, कि जो लिसनर्स हैं हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि उन्हें आगे आने वाले एपिसोड को ऑटोमेटिकली सुन लें जब वो रिलीज़ हो। और ज़रूरी नहीं है कि हर पॉडकास्ट में सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी हो। कुछ पॉडकास्टर्स ऐसे भी करते हैं कि 10 एपिसोड्स हैं तो 5 एपिसोड को वो फ्री रखेंगे एंड बाकी के 5 को सब्सक्रिप्शन बेस्ड रखेंगे। सो ये एक स्ट्रैटेजी होती है अपने पॉडकास्ट के सब्सक्राइबर बढ़ाने की। थर्ड होता है एक्सेसिबिलिटी, कि पॉडकास्ट की एक बहुत अच्छी एडवांटेज ये है कि ये हर एक क्या बोलते हैं डिवाइस पे इसको हम आसानी से सुन सकते हैं, तो बहुत एक्सेसिबल है ये। फोर्थ इज टारगेटेड कंटेंट। पॉडकास्ट ऑफर कवर द नीशर टॉपिक्स, अलाउइंग क्रिएटर्स टू रीच स्पेसिफिक ऑडियंस। कि जो पॉडकास्ट होते हैं जैसे हम वो टारगेटेड ऑडियंस को ही टारगेट करते हैं, और कंटेंट भी उनका डिफाइंड होता है, वो एक पर्टिकुलर नीश को ही फॉलो करते हैं। काफ़ी लोग स्पिरिचुअल पॉडकास्ट होते हैं, रिलीजियस पॉडकास्ट होते हैं, तो वो अपने पॉडकास्ट की नीश क्या हो गई, स्पिरिचुअलिटी। कुछ लोगों की नीश होती है हेल्थ, तो उनकी जो ऑडियंस होती है वो भी उसी तरह की होती है। तो जो मेन फीचर्स हमारे पॉडकास्ट के थे, फर्स्ट इज़ ऑडियो ओनली फॉर्मेट, सेकेंड इज़ सब्सक्रिप्शन बेस्ड, थर्ड इज़ एक्सेसिबिलिटी एंड फोर्थ इज़ टारगेटेड कंटेंट। नेक्स्ट आता है कॉमन यूजेस, की ये बेसिकली जो हम पॉडकास्ट है, पॉडकास्टिंग है, इसको क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरव्यूज़ एंड टॉपिकल डिस्कशन। सो इंटरव्यूज़ लेने के लिए यूज़ होता है, और किसी टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए यूज़ होता है। कोई भी मुद्दा हो गया जिस पे हम बातचीत कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और लोग हमें नॉर्मली सिर्फ सुन रहे हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा स्टोरी टेलिंग इन नेरेटिव सीरीज़, कि काफ़ी लोग हॉरर स्टोरीज़ भी सुनाते हैं पॉडकास्ट में, अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, अपने बचपन की कहानियाँ बताते हैं, तो ये स्टोरी टेलिंग के लिए भी यूज़ होता है। थर्ड इज़ कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट सच एज लेक्चर्स एंड एक्सपर्ट इंसाइट। तो एजुकेशनल कंटेंट भी लोग पॉडकास्ट में शेयर करते हैं। आजकल फाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट आ रहा है, और लाइक करियर एडवाइस भी काफ़ी लोग पॉडकास्ट में देते हैं, तो एजुकेशनल कंटेंट भी के लिए भी यूज़ होता है पॉडकास्टिंग। लास्ट इज़ न्यूज़ अपडेट एंड इन डेप्थ एनालिसिस। न्यूज़ अपडेट के लिए भी हम पॉडकास्ट को यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे न्यूज़ भी, लाइक रेडियो को हम बोलें तो अभी एक तरह का पॉडकास्ट हम मान सकते हैं, उसमें हम न्यूज़ अपडेट्स देते हैं और इन डेप्थ एनालिसिस किसी भी टॉपिक का, कि क्या क्या हुआ उस न्यूज़ में, जो कि नई खबर है, तो उसका इन डेप्थ एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं पॉडकास्टिंग को। नाउ देयर आर सम टिप्स फॉर इफ़ेक्टिव पॉडकास्टिंग, कि हम अपनी पॉडकास्टिंग को इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट जो चीज़ हमें करनी है अपनी पॉडकास्टिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, दैट इज़ आइडेंटिफाई योर नीशे एंड टारगेट ऑडियंस। पहले आपको ये पहचानना है कि आप कौन से नीशे को टारगेट लेने वाले हैं, टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और आपकी टारगेट ऑडियंस कौन होगी। क्या वो बच्चे होंगे, क्या वो मिडिल एज लोग होंगे, मिलेनियम्स होंगे, या फिर बूढ़े लोग होंगे। तो टारगेट ऑडियंस को डिसाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। सेकेंड इज़ इन्वेस्ट इन क्वालिटी ऑडियो इक्विपमेंट फॉर क्लियर साउंड। क्योंकि ये बात तो ऑब्वियस ही है, क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट होता है वो ऑडियो बेस्ड ही होता है, तो हमें अपने जो ऑडियो इक्विपमेंट है उसकी क्वालिटी पे बहुत फोकस करना है, ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको क्लियर वॉइस आए। थर्ड इज़ प्लान योर एपिसोड्स एंड अलाउ फॉर नेचुरल कन्वर्सेशंस। अपने एपिसोड को प्लान करो, लेकिन ये नहीं कि बहुत स्क्रिप्टेड हो, कि वो स्क्रिप्टेड लगे, कुछ नेचुरल ना लगे, उसमें कुछ रियल ना लगे, लेकिन नेचुरल कन्वर्सेशन रखो ताकि लोगों को ये लगे कि ये नॉर्मल बातचीत हो रही है।
नाउ लास्ट इज़ मेंटेन कंसिस्टेंसी विद रेगुलर रिलीज शेड्यूल, कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, जिसकी हमने ब्लॉग्स में बात करी थी कि ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद पोस्ट कर रहे हैं, 15 दिन बाद पोस्ट कर रहे हैं। अगर 2-2 दिन बाद भी पोस्ट कर रहे हैं तो हम 2 दिन बाद ही पोस्ट करें, ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे और जो हमारी ऑडियंस है वो भी एंगेज रहे। नेक्स्ट इज स्ट्रीमिंग वीडियो। Streaming video delivers video content over the internet in real time, allowing users to watch without downloading. तो स्ट्रीमिंग वीडियो में हम स्ट्रीम करते हैं, ये मोस्टली रियल टाइम ही होता है, लाइक लाइव होता है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे गेमर्स होते हैं जो कि लाइव स्ट्रीम करते हैं, ठीक है, तो हम स्ट्रीमिंग वीडियो बोलते हैं। इसके मेन फीचर्स हैं, फर्स्ट इज़ लाइव और ऑन डिमांड, कि ये लाइव होता है एंड या फिर हम इसको ऑन डिमांड भी करा सकते हैं। So videos can be live like broadcast, webinars or on demand for convenient viewing. सेकेंड इज़ इंटरैक्टिव कैपेबिलिटीज़। इसमें इंटरैक्टिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं क्योंकि जो हमारे ऑडियंस होती है वो हमसे इंटरैक्ट कर सकती है, किसकी मदद से, चैट करके, कमेंट करके, और रियल टाइम ऑडियंस इंटरैक्शन, क्योंकि जो लाइव चल रही होती है, स्ट्रीमिंग होती है किसी भी वीडियो की, तो साइड में चैट भी चलती है, तो उसमें चैट में लोग बातें भी करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ, तो रियल टाइम ऑडियंस इंटरैक्शन इससे इनकरेज होता है। Third is wide range of content. Topics range from educational tutorials to entertainment. कि जो मैंने बात करी स्ट्रीमिंग वीडियोस की, तो इसमें बहुत बड़ा कंटेंट का रेंज है, हर एक टॉपिक पे बात कर सकते हैं। अभी मैंने गेमिंग की करी, तो एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स भी होते हैं, काफ़ी लोग लाइव स्ट्रीमिंग करके पढ़ाते भी हैं, और एंटरटेनमेंट से भी रिलेटेड होता है। काफ़ी सारे जो एपिसोड्स आते हैं सीरीज़ के, ड्रामास के, वो भी पहले लाइव स्ट्रीम होते हैं, काफ़ी लोग लाइव स्ट्रीमिंग में देखते हैं उन्हें। फोर्थ इज़ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स। कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स जिसमें स्ट्रीमिंग होती है, फर्स्ट इज़ यूट्यूब, ट्विच पे भी बहुत स्ट्रीमिंग होती है अगर आप नहीं जानते, देन फेसबुक लाइव एंड देन इंस्टाग्राम लाइव। नाउ इसके कॉमन यूजेस कि हम जो लोग हैं ज़्यादातर क्यों यूज़ करते हैं स्ट्रीमिंग वीडियो को। फर्स्ट इज़ एजुकेशनल ट्यूटोरियल एंड हाउ टू वीडियोज़। हाउ टू वीडियोज़ मतलब कि कैसे करना है, कि खाना कैसे बनाना है, टाई कैसे बांधते हैं, कपड़े कैसे सिलते हैं, तो हाउ टू वीडियोस। एजुकेशन ट्यूटोरियल्स तो आपको पता ही है। सेकेंड इज़ लाइव इवेंट्स, वेबिनार्स एंड वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस के लिए यूज़ होता है। काफ़ी सारे गवर्नमेंट की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो भी ऑनलाइन होती हैं, और जो लाइव इवेंट्स होते हैं, अभी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, वो भी लाइव हुई थी। नाउ थर्ड इज़ एंटरटेनमेंट लाइक गेमिंग, स्ट्रीम्स, व्लॉग्स एंड स्क्रिप्टेड सीरीज़। सो मैंने बात की स्ट्रीमिंग की स्क्रिप्टेड सीरीज, जो ड्रामाज होते हैं, सीरियल्स होते हैं, वो भी लाइव स्ट्रीम किए जाते हैं। एंड गेमिंग सीरीज़, काफ़ी सारे गेमर्स भी हैं ऑनलाइन जो कि गेम्स को स्ट्रीम करते हैं, गेम खेलते रहते हैं, साइड में चैट चलती रहती है और लाइव वो स्ट्रीम करते हैं अपने वीडियोज़ को। देन प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन एंड रिव्यूज़, कोई प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसके रिव्यू देना है। रिव्यू जो मतलब कि हम कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट मान लेते हैं, तो उसके रिव्यू बता रहे हैं कि इससे मेरे डार्क स्पॉट्स कम हो गए, मेरी स्किन ग्लोइंग हो गई, तो इसलिए ये यूज़ होता है। नाउ सम टिप्स फॉर सक्सेसफुल स्ट्रीमिंग वीडियो, कि हम एक सक्सेसफुल स्ट्रीमिंग वीडियो कैसे बना सकते हैं, ये एक इफ़ेक्टिव स्ट्रीमिंग वीडियो कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट इज़ एंगेज विद योर ऑडियंस थ्रू लाइव चैट एंड कमेंट्स। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, हमने बात की थी कि इसमें लाइव चैट होती है स्ट्रीमिंग वीडियो में, तो हमें अपनी ऑडियंस को एंगेज करते रहना है, उनके कमेंट्स को पढ़ना है जो वो लिख रहे हैं, और उनको रिप्लाई करते रहना है, बोल कर या फिर लिख कर। सेकेंड इज़ प्रमोट योर स्ट्रीम्स इन एडवांस, की पहले से लोगों को इन्फॉर्म कर देना। काफ़ी सारे अगर सेलिब्रिटीज़ देखते होंगे तो वो पहले से बता देते हैं कि मैं इतने बजे लाइव आऊँगा, इतने बजे लाइव आऊँगी, तो हमें भी पहले से इन्फॉर्म कर देना है अपनी ऑडियंस को कि हम इतने बजे आने वाले हैं लाइव, इतने बजे स्ट्रीमिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि वो रेडी रहे। देन इन्वेस्ट इन गुड ऑडियो एंड वीडियो क्वालिटी। सो पॉडकास्टिंग में हम क्या कर रहे थे, ऑडियो इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमें ऑडियो एज वेल एज वीडियो इक्विपमेंट पे इन्वेस्ट करना है। देन बी ऑथेंटिक एंड पर्सनेबल विद योर ऑडियंस, कि हमें ऑथेंटिक रहना है अपनी ऑडियंस के साथ। Now next is combining podcasting and streaming videos. First is cross promotion, promote your podcast on streaming videos channels and vice versa, कि हम अपने स्ट्रीमिंग वीडियोस में अपने पॉडकास्ट चैनल को प्रमोट कर सकते हैं, और या अपने पॉडकास्ट चैनल में अपने स्ट्रीमिंग वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं। सेकंड इज कंटेंट रीपर्पजिंग, कन्वर्ट पॉडकास्ट एपिसोड इनटू वीडियो स्निपेट्स और क्रिएट वीडियो समरीज टू शेयर ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। मैंने पहले ही बात कर दी थी कि जो आजकल पॉडकास्ट जो होते हैं वो वीडियो फॉर्म में भी होते हैं,
तो इसका मतलब ये है कि हम पॉडकास्ट को वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और या अपनी स्ट्रीमिंग वीडियोस को ऑडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन गेस्ट कोलैबोरेशन, इनवाइट गेस्ट हु कैन पार्टिसिपेट इन बोथ पॉडकास्ट एंड स्ट्रीमिंग वीडियो फॉर्मेट। कि काफ़ी लोग अब अगर हम आप देखते होंगे पॉडकास्ट तो गेस्ट को इन्वाइट करते हैं, कोई डॉक्टर को इन्वाइट कर लेंगे अगर वो हेल्थ से रिलेटेड कर रहे हैं, अगर स्किन मिथ्स वो कर रहे हैं ब्रेक, तो उसके लिए कोई डर्माटोलॉजिस्ट को वो इनवाइट कर लेंगे एज अ गेस्ट। सो हम गेस्ट कोलैबोरेशन कर सकते हैं। देन engagement, incorporate interactive elements like Q&A sessions, polls in both format to engage your audience। कि हमें अपने ऑडियंस से एंगेज करना है, क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं। लाइक काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ करते भी हैं अपने स्टोरीज़ पे क्वेश्चन आंसर सेशन, ताकि अब ऑडियंस के साथ अपनी एंगेज कर सकें। So our next topic is criteria and approach 70-20 and 10 rule with risk variant। तो इसको हम स्ट्रीमिंग वीडियोस एंड पॉडकास्टिंग में अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि 70-20-10 रूल होता क्या है। सो फॉर एग्जांपल आपका एक चैनल है हेल्थ से रिलेटेड और आप उसमें सिर्फ हेल्थ पोस्ट कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि जो ऑडियंस है वो बोर हो जाएगी एक टाइम के बाद। तो इसलिए हम क्या करते हैं अपने कंटेंट को एंगेजिंग बनाने के लिए, ताकि जो ऑडियंस है वो हमारे कंटेंट से, हमारे चैनल से जुड़ी रहे, एंगेज रहे। तो इसके लिए हम एक बैलेंस्ड मिक्स ऑफ कंटेंट टाइप्स फॉर इफेक्टिव ऑडियंस एंगेजमेंट, मतलब कि एक बैलेंस्ड मिक्स जिसमें हम सिर्फ हेल्थ नहीं और भी थोड़े टॉपिक्स डालेंगे, 20% 10%, और एक बैलेंस्ड मिक्स तैयार करेंगे अपनी ऑडियंस के लिए ताकि वो एंगेज रहे। तो इसमें यही होता है कि हम अपने कंटेंट को, जो हमारा कंटेंट एज अ होल, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो कि होता है 70%, 20% एंड 10%। सो द 70-20-10 रूल इज़ अ पॉपुलर गाइडलाइन इन कंटेंट स्ट्रैटेजी सजेस्टिंग अ बैलेंस्ड मिक्स ऑफ कंटेंट टाइप्स for effective audience engagement. When used in streaming video and podcasting, this rule helps diversify your content, keep your audience engaged. So हम पहले बात करेंगे कि 70-20 एंड 10% रूल में 70% क्या है। तो 70% होता है हमारा कोर कंटेंट, कि जो हमारा कोर कंटेंट है, हमारा जो नीश है। सो इसका पर्पस होता है कि डिलीवर कंसिस्टेंट वैल्यूएबल कंटेंट दैट अलाइंस विद योर ब्रांड्स कोर मैसेज एंड वैल्यूज़। तो हमारी ब्रांड का जो कोर मैसेज है उसके साथ अलाइन हो। जैसे स्ट्रीमिंग वीडियोस, इसमें हमारा स्ट्रीमिंग वीडियो फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, रेगुलरली प्रोड्यूस हाई क्वालिटी वीडियोस ऑन द की टॉपिक्स रिलेवेंट टू द ऑडियंस। इसमें हम अपने टॉपिक से रिलेटेड, मान लो हम अगर गेमिंग वीडियोस डालते हैं तो हम गेमिंग वीडियोस ही डालेंगे, अगर हम हेल्थ की डालते हैं तो हेल्थ की हम हाई क्वालिटी वीडियो डालेंगे, कुकिंग की डालते हैं तो कुकिंग की डालेंगे। पॉडकास्टिंग फॉर्मेट में हम उसके बारे में बात करेंगे, अपने कुकिंग रेसिपी शेयर करेंगे, कुछ कुकिंग के मिथ्स ब्रेक करेंगे। ठीक है, कोर कंटेंट में हम अपना कोर कंटेंट डालते हैं जो हमारा एक्चुअल नीश होता है। देन उसके बाद अप्रोच है कि रेगुलर शेड्यूल, स्टिक टू अ कंसिस्टेंट रिलीज ऑफ शेड्यूल फॉर योर वीडियोस एंड पॉडकास्ट। एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि हम इस टाइम पर इतने डेट पर पोस्ट करेंगे, एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। सेकेंड है ब्रांडिंग कंसिस्टेंसी, मेंटेन अ कोहेसिव ब्रांड इमेज अक्रॉस ऑल द कोर कंटेंट। थर्ड इज एंगेजमेंट, encourage interaction through comments, shares and reviews। सेकेंड आता है हमारा सपोर्टिंग कंटेंट, जो 70% का हमारा कोर कंटेंट, नाउ जो 20% है वो है हमारा सपोर्टिंग कंटेंट। तो इसका पर्पस होता है टू एनहांस द कोर कंटेंट विद सप्लीमेंट्री मटेरियल दैट एड्स डेप्थ एंड फिटनेस वैरायटी। चलो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं फिटनेस का, कि मान लो हमारा स्ट्रीमिंग जो चैनल है, जो पॉडकास्टिंग चैनल है, वो फिटनेस के बारे में है। तो कोर कंटेंट में हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रिशनल टिप्स शेयर करेंगे, हम वर्कआउट रूटीन शेयर करेंगे, एक्सरसाइजेज शेयर करेंगे, राइट। और हम सपोर्टिंग कंटेंट में क्या शेयर कर सकते हैं, हम उसमें मान लो कि हेल्दी रेसिपीज़ कर सकते हैं शेयर, हम इनवाइट कर सकते हैं गेस्ट को या फिर एथलीट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को। तो सपोर्टिंग कंटेंट में हम ये डाल सकते हैं। स्ट्रीमिंग वीडियो फॉर्मेट में क्रिएट बिहाइंड द सीन फुटेज, ट्यूटोरियल्स और शॉर्टर एंगेजिंग वीडियोस रिलेट टू मेन कंटेंट। इसमें हम अगर आप देखते होंगे यूट्यूब वगैरह, तो वहाँ पे जो काफ़ी सारे जो लोग होते हैं अपने बिहाइंड द सीन्स डालते हैं, और काफ़ी बार तो उनकी मेन वीडियो से ज़्यादा उनके बिहाइंड द सीन पे ही व्यूज़ आ जाते हैं।
पॉडकास्टिंग फॉर्मेट में ऑफर शॉर्टर Q&A सेशंस, बोनस इंटरव्यूज़ और क्विक टिप्स टू सप्लीमेंट मेन एपिसोड्स। कि मेन एपिसोड से पहले हम क्या ऐसा कर सकते हैं, Q&A रख सकते हैं। लाइक लोग क्वेश्चन पूछेंगे हमें उन्हें आंसर करना है। बोनस इंटरव्यूज़ रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अप्रोच। सो अप्रोच में फर्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेरिमेंट डिफरेंट वीडियो स्टाइल्स or podcast formats within supporting content. Second is align with core themes. Ensure the supporting content complements and enhances your core message. कि हमारा जो सपोर्टिंग कंटेंट है हमारे कोर थीम से अलाइन ही रहे, कुछ ज़्यादा ही अलग ना हो उससे। थर्ड इज़ फीडबैक इंटीग्रेशन, कि जो हमारी फीडबैक आ रहा है उससे ही हम अपने आगे आने वाले सपोर्टिंग कंटेंट के टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ लास्ट आता है हमारा जो 10% का रह चुका है, वो है रिस्की या एक्सपेरिमेंटल कंटेंट। अगर हम एग्जांपल लेके चल रहे थे फिटनेस का, तो फिटनेस में हमने जो रिस्की कंटेंट है इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत अनयूजुअल और अनकन्वेंशनल चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हम बीच पे वर्कआउट कर रहे हैं या फिर बहुत हार्ड कोर वर्कआउट कर रहे हैं, तो हम रिस्की कंटेंट इसमें ट्राई करते हैं, क्रिएटिव रिस्क लेते हैं। तो पर्पस होता है टू टेक क्रिएटिव रिस्क, ट्राई न्यू फॉर्मेट्स एंड एक्सप्लोर अनकन्वेंशनल टॉपिक्स टू कीप योर कंटेंट फ्रेश एंड इनोवेटिव। कि हम सिर्फ ये नहीं कि हम वर्कआउट रूटीन ये से जा रहे हैं, हमें अनकन्वेंशनल टॉपिक्स यानी कि काफ़ी रेयर, काफ़ी अनयूजुअल, अनकॉमन टॉपिक्स लेके आने हैं, ताकि हमारा कंटेंट फ्रेश रहे और जो हमारी ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट हमारे कंटेंट में बना रहे। जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग फॉर्मेट, एक्सपेरिमेंट न्यू वीडियो स्टाइल्स, यूनिक प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड अनकन्वेंशनल थीम्स। पॉडकास्टिंग फॉर्मेट, ट्राई आउट डिफरेंट फॉर्मेट्स लाइक लाइव एपिसोड, अनकन्वेंशनल इंटरव्यू स्टाइल्स और एक्सप्लोरिंग कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स। तो रिस्क लेना है हमें 10%, 70% अपने कोर पे फोकस करना है, 20% सपोर्टिंग कंटेंट पे और लास्ट में 10% रिस्क लेना है। अप्रोच क्या है, ऑडियंस फीडबैक, मॉनिटर रिएक्शंस एंड फीडबैक टू आइडेंटिफाई दैट रेजोनेट्स। Second is metric analysis, track performance metric to understand the impact of experimental content। कि हमें एनालाइज करना है कि हमारा जो कंटेंट है, हमारा रिस्की कंटेंट, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। नेक्स्ट आता है इटरेटिव इम्प्रूवमेंट। तो इटरेटिव इम्प्रूवमेंट अगर आपको पता नहीं है तो ये होता है कि स्मॉल चेंजेस लेते आना अपने कंटेंट में। लाइक धीरे धीरे स्मॉल चेंजेस लाना ताकि हम अच्छा चेंज ला सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या वर्क कर रहा है और क्या वर्क नहीं कर रहा। इसमें हम रिस्क लेते हैं, न्यू थिंग्स को ट्राई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारा पॉडकास्ट है, तो हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने पॉडकास्ट में, और वो जो हम न्यू तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोगों को उन पर ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो हम इससे क्या करेंगे, इससे हम आगे जो आने वाले पॉडकास्ट हैं उन क्वेश्चंस की जो फ्रीक्वेंसी है उसे बढ़ा देंगे। यानी कि जो क्वेश्चंस लोगों को पसंद आ रहे थे हम वैसे क्वेश्चंस और पूछेंगे। यानी कि हमने रिस्क लिया, हमने कुछ तरह के क्वेश्चंस पूछे, अब लोगों का रिस्पॉन्ड इस पर अच्छा आया, तो हमने अपनी अप्रोच को, अपनी स्ट्रैटेजी को रिफ़ाइन करा और आगे आने वाले पॉडकास्ट में उसको इम्प्लीमेंट किया। सो यूज़ इंसाइट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट करा था हमने, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स टू रिफाइन योर अप्रोच। कि हमने एक्सपेरिमेंट से इंसाइट ली, लर्निंग्स ली अपने एक्सपेरिमेंट से और आगे आने वाले अपने पॉडकास्ट और स्ट्रीमिंग वीडियोस में उसको इम्प्लीमेंट करा। इसको हम बोलते हैं इटरेटिव इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट इज़ कंटेंट सेंसिटिविटी। Assess the potential impact of risky content on your brand image and audience perception। कि हमें कंटेंट कोई पोस्ट करने से पहले कि देखना है कि वो सेंसिटिव तो नहीं है, और लाइक उसका हमारे ब्रांड इमेज पे, हमारे ऑडियंस के परसेप्शंस पे, उनके नज़रिए पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है। सो कंटेंट सेंसिटिविटी होना, लाइक इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड इज़ प्लेटफॉर्म पॉलिसीज़। ऑब्वियसली हर एक प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज़ होती हैं, यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, और वो हमें फॉलो करनी होती है। टू इंश्योर द एक्सपेरिमेंटल कंटेंट कंप्लाइज विद द रूल्स ऑफ स्ट्रीमिंग ऑल पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स। कि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी पॉलिसीज़ को, रूल्स एंड रेगुलेशन को वो फॉलो करता हो, उनके साथ अलाइन करता हो। लास्ट इज़ लीगल कंसिडरेशन।
बी माइंडफुल ऑफ लीगल इम्प्लीकेशन स्पेशली व्हेन एक्सप्लोरिंग कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, कि हमें लीगल कंसिडरेशन को दिमाग में रखना है कि हम किसी को लाइक रिलीजियस टॉपिक पे, पॉलिटिकल टॉपिक्स पे कुछ वल्गर या कुछ ज़्यादा ऑफेंसिव तो नहीं बोल रहे जिससे हमें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो उसको हमें दिमाग में रखना चाहिए, और ख़ासकर जब हम कंट्रोवर्शियल टॉपिक से बात करें। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। नाउ एडिशनल कंसिडरेशन तो हमें रखनी चाहिए। फर्स्ट इज क्रॉस प्रमोशन, प्रमोट योर पॉडकास्ट एपिसोड विद इन स्ट्रीमिंग वीडियोज़ एंड वाइस वर्सा, ये हम बात कर चुके हैं। सेकेंड इज गेस्ट कोलैबोरेशन, ये भी हम बात कर चुके हैं कि हम गेस्ट को इन्वाइट कर सकते हैं, लाइक एथलीट्स को और इन्फ्लुएंसर्स को, किसी फील्ड के एक्सपर्ट्स को। स्किन के लिए हम डर्माटोलॉजिस्ट को इन्वाइट कर सकते हैं, तो हम गेस्ट कोलैबोरेशन कर सकते हैं। देन अडेप्ट टू ट्रेंड्स, ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रीमिंग एंड पॉडकास्टिंग में चेंजेस लाएँ, अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें चेंजेस लाएँ। Then by applying the 70-20 and 10 rule to a streaming video and podcasting strategy, you can create a well-rounded content mix that caters to your audience's diverse preferences. While experimentation is important, balancing risk with a strategic approach is crucial to maintaining brand integrity and audience engagement. Regularly assess the performance of each content type and adjust your strategy based on feedback and evolving trends. तो ये था हमारा 70-20-10 रूल, जिसको हम पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ 50-50 कंटेंट, ब्रांड नेमोनिक्स एंड ब्रांड स्टोरी। इधर हम 50-50 कंटेंट क्रिएशन की कैसे हम अपने कंटेंट को बैलेंस कर सकते हैं। एंड ब्रांड नेमोनिक्स बेसिकली वो होते हैं, ब्रांड नेमोनिक्स हम अगर इजी वर्ड्स में बोलें, वो फीलिंग्स, जो कुछ एलिमेंट्स जो हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को इवोक कर दें। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि जब हम कोको कोला देखते हैं, तो कोको कोला का ब्रांड नेमोनिक हम बोल सकते हैं रेड कलर है, तो रेड कलर से हम कोका कोला को पहचानते हैं। और लाइक हम बात करें ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, LIC का ही स्लोगन है, ठीक है। तो ये हम LIC का ब्रांड नेमोनिक बोलते हैं, क्योंकि इस समय LIC की याद आती है। ऐसे काफ़ी सारी ब्रांड्स होती हैं जो कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक एलिमेंट्स को हमारे इवोक करती हैं, जिसको हमें देख के उस ब्रांड की याद आ जाती है। तो ब्रांड नेमोनिक्स वही होते हैं। कुछ सॉन्ग्स भी हो सकते हैं, कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, जिसकी नाइकी का एक सिंबल है, BMW का एक सिंबल है, एप्पल का सिंबल है, और या फिर कोई म्यूज़िक हो सकता है, कोई स्लोगन हो सकता है, कोई स्पेसिफिक कलर हो सकता है। एंड ब्रांड स्टोरी बेसिकली, ब्रांड स्टोरी होती है कि हमारी जो ब्रांड है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी वैल्यूज़ क्या थी स्टार्टिंग में, और क्या स्ट्रगल्स फेस किए थे फाउंडर्स ने, और क्या मोटिवेशन हमें मिलती है आगे आने वाले सालों में। तो ब्रांड स्टोरी बेसिकली हम पूरी स्टोरी बताते हैं ब्रांड की, कि उसके क्या क्या स्टार्टिंग से लेके अब उसकी वैल्यूज़ हैं, उसकी जर्नी है, और उसने जो स्ट्रगल्स फेस किए हैं हम ब्रांड स्टोरी में बताते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 50-50 कंटेंट। सो बैलेंस्ड कंटेंट स्ट्रैटेजी उसको हम बोलते हैं कि 50-50 मतलब कि बैलेंस बनाना है। फर्स्ट इज़ 50% कंटेंट क्रिएशन, जिसमें आता है डाइवर्स कंटेंट टाइप्स। पहले आता है ब्लॉग पोस्ट, राइट इंफॉर्मेटिव एंगेजिंग आर्टिकल्स दैट रिफ्लेक्ट योर ब्रांड वैल्यूज़ एंड इंटरेस्ट। ब्लॉग पोस्ट में हमें क्या रखना है, बहुत इंफॉर्मेटिव एंगेजिंग आर्टिकल्स लिखने हैं जो कि हमारी ब्रांड की वैल्यू को और उसके इंटरेस्ट को दिखाते हैं। सेकंड, वीडियोस, प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ वीडियोस इंक्लूडिंग एजुकेशनल, एंटरटेनिंग, प्रमोशनल कंटेंट टू केटर टू डिफरेंट ऑडियंस प्रेफरेंसेस, कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज़ ऑफ वीडियोस निकालनी है। एजुकेशनल वीडियोस हो गई, एंटरटेनिंग वीडियोस हो गई, प्रमोशनल कंटेंट हो गया, ताकि हम ऑडियंस की डिफरेंट नीड्स को, उनकी डिफरेंट प्रेफरेंसेस को केटर कर सकें। थर्ड आती है इन्फोग्राफिक्स। तो नाम से ये समझ आता है कि इन्फो मतलब कि इन्फॉर्मेशन, ग्राफिक्स मतलब कि समथिंग विजुअल। तो इन्फोग्राफिक्स मतलब कि हम यहाँ पे हम विजुअल कंटेंट के साथ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक हम ग्राफ्स के थ्रू या फिर इमेजेस के थ्रू विजुअल कंटेंट और इन्फॉर्मेशन साथ में एक्सप्रेस करते हैं, साथ में दिखाते हैं, ताकि ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। देन आता है इंटरैक्टिव कंटेंट, जिसमें हम पॉल्स, क्विजेस, सर्वेज रख सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, ताकि हमारी ऑडियंस हमारे साथ इंटरैक्ट कर सके। फिर आता है यूज़र जनरेटेड कंटेंट। इसमें मतलब कि जो हमारी ऑडियंस कंटेंट बना रही है उसको हम हाईलाइट करते हैं। इससे क्या होता है, हमारा एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बढ़ता है, वो एनहांस होता है, हमारी जो रिलेशन है हमारी ऑडियंस के साथ वो बढ़ता है। सेकंड आता है कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी।
रेगुलर पोस्टिंग शेड्यूल, कि हमें एक रेगुलर पोस्टिंग शेड्यूल मेंटेन करना है। सेकंड, हाई क्वालिटी कंटेंट, हमें हमेशा अपने वीडियोस में, ऑडियोज़ में, पॉडकास्ट में, हर जगह हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस करने पे फोकस करना है। अनदर, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन एंड SEO। सो कीवर्ड रिसर्च, हमें कीवर्ड अपने जो है उनको आइडेंटिफाई करना है अपने पॉडकास्ट में, अपने ब्लॉग्स में, या फिर जो भी हमारा कंटेंट है उसमें प्रॉपर कीवर्ड्स, अपने कंटेंट से रिलेटेड, ब्रांड से रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज़ करना है। SEO ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स टू इम्प्रूव डिस्कवरेबिलिटी, यानी कि हमें अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना है ताकि लोग उसे सर्च करें तो सबसे ऊपर हमारा कंटेंट ही आ जाए, हमारी वेबसाइट ही आ जाए। सेकंड आता है ब्रांड निमोनिक्स। हमने बात करी ब्रांड निमोनिक्स क्या होते हैं, कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं किसी भी ब्रांड के जो हमारी फीलिंग को इवोक करें, हमें उन एलिमेंट्स को देख के अचानक से उस ब्रांड की याद आ जाए, वो होते हैं ब्रांड निमोनिक्स। So a brand mnemonic is a unique and memorable element associated with a brand, often used in marketing and branding efforts. फर्स्ट आते हैं विजुअल एलिमेंट्स, की हमें कुछ चीज़ देख के उस ब्रांड की याद आ रही है, जैसे कि लोगो हो गया। क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव एंड मेमोरेबल लोगो दैट अलाइंस विद योर ब्रांड आइडेंटिटी। जैसे कि हर एक ब्रांड का एक लोगो होता है। एप्पल के लोगो की हमने बात करी, ऑडी के लोगो की, BMW के लोगो की, तो उन सब का, एंड्रॉयड का भी एक लोगो होता है, तो इन सब का एक लोगो होता है। नाइकी का एक लोगो है, तो ये विजुअल एलिमेंट है। सेकंड है कलर पैलेट। हमने बात की कोका कोला की, तो रेड कलर का कोका कोला होता है, तो वो एक कलर पैलेट है, वो भी एक ब्रांड निमोनिक की तरह यूज़ होता है। सो यूज़ कंसिस्टेंट कलर्स दैट रेजोनेट विद योर ब्रांड एंड इवोक स्पेसिफिक इमोशन। टाइपोग्राफी, चूज फॉन्ट्स दैट रिफ्लेक्ट योर ब्रांड्स पर्सनैलिटी एंड इन्हांस क्रेडिबिलिटी, कि हाँ जो हमारी ब्रांड जो होती है वो एक पर्टिकुलर फॉन्ट में लिखी होती है, उनकी फॉन्ट अलग सी होती है। हम कोका कोला देखें तो एक कर्सिव राइटिंग में लिखी है, तो फॉन्ट्स भी जो है बहुत मैटर करती हैं हमें ब्रांड पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। सेकेंड आते हैं ऑडिटरी एलिमेंट्स, मतलब कि जिसको हमें सुन के उस ब्रांड की याद आ जाए, जैसे कि जिंगल्स और साउंड लोगोस। डेवलप अ शॉर्ट और कैची ऑडियो एलिमेंट एसोसिएटेड विद अ ब्रांड, हमारे ब्रांड से रिलेटेड एक शॉर्ट या फिर एक शॉर्ट और कैची हमें साउंड डेवलप करनी है, ऑडियो एलिमेंट डेवलप करनी है, ताकि जो लोग हैं उसको हमें उस हल्की सी साउंड को सुन के उन्हें हमारी ब्रांड की याद आ जाए। जैसे कि काफ़ी सारे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैसे आवाज़ निकालूं, लेकिन हाँ होते हैं, लाइक फ़ोन के ट्यून्स हो गए कि पता चल जाता है कि हाँ रेडमी का फ़ोन बज रहा है या फिर आईफोन का रिंगटोन बज रही है, तो ये उससे पता चलता है। लाइक काफ़ी बार हम माइक्रोसॉफ्ट, हाँ जब हम कंप्यूटर खोलते हैं अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है तो फिर उनमें एक पर्टिकुलर साउंड है ना, तो उससे ब्रांड का पता चलता है। Voice and tone, maintain a consistent brand voice in written and spoken communication. Then consistent branding across platforms, online presence, ensure consistent branding across your website, social media profiles and other online platforms, कि अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को हमें कंसिस्टेंट रखना है। हर एक सोशल मीडिया में, प्रोफाइल्स पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हमें कंसिस्टेंटली पोस्ट करते रहना है, हमें ऐसा गायब नहीं हो जाना है, हमें सिर्फ ऑफलाइन पे फोकस नहीं करना बल्कि ऑनलाइन पर भी फोकस करना है। ऑफलाइन मटेरियल्स, मेंटेन कंसिस्टेंट ब्रांडिंग अक्रॉस प्रिंट मटेरियल्स, मर्चेंडाइज एंड फिजिकल स्पेसेस। अब हमने ऑनलाइन तो कर लिया, अब ऑफलाइन भी हम पोस्टर्स लगवा सकते हैं, न्यूज़पेपर पे प्रिंट करवा सकते हैं, अपना मर्चेंडाइज निकाल सकते हैं, फिजिकल स्पेसेस में अपने ब्रांड्स का लाइक लोगोस लगा सकते हैं, पॉपअप स्टोर्स बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा आ गया थर्ड, जो कि है ब्रांड स्टोरी, मतलब कि अपने ब्रांड को किसी स्टोरी से रिलेट करना। इससे क्या होता है, जो हमारे वो होते हैं, हमारी जो ऑडियंस होती है हमसे बहुत डीपली कनेक्ट कर पाती है, इमोशनली कनेक्ट कर पाती है। तो उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे ओरिजिन स्टोरी, शेयर द स्टोरी ऑफ हाउ योर ब्रांड केम इनटू एग्जिस्टेंस, हाईलाइटिंग द की माइलस्टोन, कि आपकी ब्रांड बनी कैसे थी। अगर हम बात करें टाटा कंपनीज़ की, तो उसमें क्या है, वो 1868 में बनी थी, जमशेदजी टाटा ने वो बनाई थी। तो लाइक उनका पर्पस था कि इंडिया को इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके जाना, तो पूरी ओरिजिन स्टोरी बताना। ठीक है, सेकंड होता है वैल्यूज़ एंड मिशन, कि हमारी जो ब्रांड है उसके क्या वैल्यूज़ हैं, क्या मिशन है। इसमें हम बहुत पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं ताकि हमारी ऑडियंस पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो कम्युनिकेट विद द कोर वैल्यूज़ एंड मिशन दैट ड्राइव योर ब्रांड्स पर्पस।
देन ह्यूमनाइजिंग योर ब्रांड, इसमें हम क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की स्टोरी बताते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करते हैं, कितने हैप्पी हैं हमारे एम्प्लॉयज़। तो फीचर द पीपल बिहाइंड योर ब्रांड टू ह्यूमनाइज योर कंपनी। इससे जो लोग होते हैं, ऑडियंस होती है, बहुत इंस्पायर होती है हमारी ब्रांड से, और बहुत पॉजिटिव इमेज उनके माइंड में बिल्ड होती है हमारी ब्रांड को लेके। सेकेंड है कस्टमर स्टोरीज़, इसमें हम टेस्टिमनीज़ या सक्सेस स्टोरीज़ भी शेयर कर सकते हैं, जो हमारे कस्टमर्स रह चुके हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो ऑडियंस है, हमारी न्यू ऑडियंस है, उसके अंदर एक सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्ड होता है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन विद कंटेंट अलाइनमेंट, इंश्योर द कंटेंट अलाइंस विद योर ब्रांड स्टोरी एंड वैल्यूज़, कि हमारा जो कंटेंट है वो हमारी ब्रांड स्टोरी से, हमारी वैल्यू से अलाइन करे, उससे अलग ना हो। सेकेंड है विजुअल स्टोरी टेलिंग, इसमें हमें विजुअल्स का यूज़ करना है, इमेजेस का, वीडियोस का यूज़ करना है स्टोरी टेलिंग करने के लिए, ताकि लोग और अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। देन एवोल्यूशन ओवर टाइम, कि हमारे जो ब्रांड है उसका ओवर टाइम एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो पहले कैसे थी, वो कैसे कैसे इम्प्रूव हुई। तो इसमें हम ये दिखाते हैं एडेप्टेबिलिटी, अलाउ योर ब्रांड स्टोरी टू इवॉल्व ओवर टाइम रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन योर बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कि हमारी जो ब्रांड है वो कैसे इवॉल्व हुई, ये हमें अपनी ब्रांड स्टोरी में दिखाना है, उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए, वो हमें दिखाने होते हैं ब्रांड स्टोरी में। कंसिस्टेंट थीम्स, मेंटेन कंसिस्टेंट थीम दैट रेजोनेट विद योर ऑडियंस। अब ऐसा नहीं है हम एवोल्यूशन दिखा रहे हैं तो बिल्कुल ही बदल गई हमारी कंपनी, हमें जो हमारी मेन कोर थीम्स हैं वो सेम रखनी है। अब एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है कंटेंट क्रिएशन, अ टेक कंपनी माइट प्रोड्यूस वीकली ब्लॉग्स अबाउट द लेटेस्ट इंडस्ट्री ट्रेंड्स, क्रिएट वीडियो ट्यूटोरियल्स ऑन यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड शेयर कस्टमर सक्सेस स्टोरी इन पॉडकास्ट। कंटेंट क्रिएशन में क्या कर सकती है कंपनी, अपने वीकली ब्लॉग्स पोस्ट कर सकती है और वीडियो ट्यूटोरियल्स पोस्ट कर सकती है, उनके प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करना है, और कस्टमर की सक्सेस स्टोरीज़, उनकी टेस्टिमोनीज़ वो अपने पॉडकास्ट में शेयर कर सकती है। सेकेंड है ब्रांड निमोनिक्स, अ कॉफ़ी ब्रांड कुड यूज़ अ मेमोरेबल जिंगल इन देयर एड्स, कंसिस्टेंट अर्थी colors in their logo and packaging, and a friendly approachable tone in all communication. So अगर हम ब्रांड निमोनिक की बात करें, हम कॉफ़ी ब्रांड जो है वो क्या कर सकती है, एक जिंगल, एक टाइप ऑफ साउंड या एक ऑडियो एलिमेंट अपने एड्स में यूज़ कर सकती है, ताकि लोग अगर मम्मी किचन में खाना भी बना रही हैं, अगर आप पढ़ भी रहे हो तो वो सुन के आपको उस कॉफ़ी ब्रांड की याद आ जाए। सेकेंड है हम एक अर्थी कलर्स, मतलब कि ज़मीन से जुड़े हुए ब्राउनिश कलर अपने लोगों में रखने हैं, पैकेजिंग में रखने हैं, ताकि जो हमारी ब्रांड की पर्सनालिटी है ना वो इससे बूस्ट होती है। और एक फ्रेंडली और अप्रोचेबल टोन रखनी है अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर्स के साथ, अपने ऑडियंस के साथ डील करते वक्त। नेक्स्ट है ब्रांड स्टोरी, a non-profit organization might share the journey of their founders, highlight the story of people they have helped, and consistently reflect their mission in all content. तो कोई एनजीओ है तो एनजीओ अपने जो फाउंडर्स हैं उनकी जर्नी बता सकता है कि उनके फाउंडर्स को कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, फिर उन्हें क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़े एनजीओ स्टार्ट करने के लिए, और फिर जिन लोगों की उस एनजीओ ने हेल्प करी है, मान लो कोई विमेन के लिए एनजीओ है तो जिन जिन औरतों की उस एनजीओ ने हेल्प करी है तो उनकी स्टोरीज़ शेयर करेंगे, तो ये वो खुद आके अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, एनजीओ की जो इमेज है वो इम्प्रूव होगी, एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड होगी एनजीओ की, और जो लोग हैं उससे इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। नाउ एडिशनल टिप्स जो कि हैं, फर्स्ट है क्रॉस प्रमोशन, प्रमोट योर ब्लॉग्स पोस्ट इन योर वीडियोस, शेयर योर वीडियोस इन योर पॉडकास्ट एंड वाइस वर्सा टू मैक्सिमाइज रीच। ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है कि अगर आप ब्लॉग पोस्ट में अपनी वीडियोस को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी वीडियोस में अपने पॉडकास्ट प्रमोट कर सकते हैं, इससे क्या होगा हमारे पॉडकास्ट, वीडियोस, ब्लॉग्स हर जगह अच्छे व्यूज़ आएंगे। सेकेंड है कोलैबोरेशंस, हमें इन्फ्लुएंसर के साथ काम करना है, एक्सपर्ट्स के साथ काम करना है, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो और इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट है स्टे अपडेटेड, कीप एन आई ऑन ट्रेंड एंड अडेप्ट द कंटेंट स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली, कि जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रैटेजी को अडेप्ट करते हैं ना, उसको इम्प्रूव करते हैं ना ट्रेंड के अकॉर्डिंग। देन एंगेज विद योर ऑडियंस, अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज कर रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम कमेंट्स के थ्रू, पोल्स कंडक्ट करके या फिर फीडबैक मांग के, उनके एक्सपीरियंसेस पूछ के अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज रह सकते हैं, उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। नाउ
By integrating the 50-50 content creation approach with brand mnemonic elements and a compelling brand story, you can create a balanced and engaging content strategy. 50-50 content creation approach को ब्रांड निमोनिक एलिमेंट्स और ब्रांड स्टोरी के साथ इंटीग्रेट करके यानी कि मिला के जोड़ के हम एक बहुत बैलेंस्ड और इंगेजिंग कंटेंट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर ऑडियंस while maintaining brand consistency and adaptability. सो ये जो हमारी कंटेंट स्ट्रैटेजी होगी हमें हेल्प करेगी ताकि हम अपनी ऑडियंस के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकें, अपनी ब्रांड की कंसिस्टेंसी को और अडेप्टबिलिटी को मेंटेन रखें. नेक्स्ट आता है हमारा कंटेक्चुअलाइजिंग कंटेंट क्रिएशन. तो पहले हम समझेंगे कंटेक्चुअलाइजिंग वर्ड के मीनिंग को कि ये कंटेक्चुअलाइजिंग होता क्या है. तो कंटेक्चुअलाइजिंग मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को किसी भी बात को कंटेक्स्ट में फिट करना, कि हम किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, कि हम कोई ऐसी ही बात नहीं बोल रहे कि किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं ताकि जो सामने वाला है हमारी बात को ईजिली समझ पाए. कंटेक्चुअलाइजिंग ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सुबह किसी ने मुझे रिप्लाई किया टेक्स्ट पे कि आई एम फाइन. किसी ने मुझे बोला आई एम फाइन. सो अगर वो टेक्स्ट मुझे मॉर्निंग में मिला होगा तो मैं ये सोचूंगी कि हाँ शायद मैंने उसको सुबह पूछा होगा कि हाउ आर यू, तो उसका रिप्लाई ने किया है आई एम फाइन, तो ये मॉर्निंग के कंटेक्स्ट में है. सो मान लो अगर यही टेक्स्ट मुझे रात को मिला है उसका सामने वाले बंदे का कि उन्होंने लिखा है आई एम फाइन, सो मैं ये एज्यूम कर सकती हूँ कि हाँ हो सकता है वो सामने वाला बंदा पूरे दिन काम करके थक गया हो और बहुत स्ट्रेस्ड हो और बहुत ड्रेन्ड आउट हो, तो वो और बातें नहीं करना चाहता, ना ही और एक्सप्लेन करना चाहता, इसलिए वो आई एम फाइन बोल रहा है. तो इसमें कंटेक्स्ट अलग है दोनों का. इसमें कंटेक्स्ट क्या है कि वो बंदा बहुत ड्रेन्ड आउट है, वो बहुत स्ट्रेस्ड है और थका हुआ है, इसलिए वो आई एम फाइन इस कंटेक्स्ट में बोल रहा है. और सुबह वो किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है कि हमारा कोई ग्रीटिंग है, हमने उन्हें पूछा सुबह गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, तो उन्होंने बोला आई एम फाइन. सो कंटेक्स्ट क्या है हमारी बात का, ये इम्पॉर्टेंट होता है जानना. सो कंटेक्चुअलाइजिंग ये होता है कि अपनी किसी भी बात को किसी कंटेक्स्ट में फिट करना ताकि जो सामने वाला है समझ पाए कि हमने किस कंटेक्स्ट में बोला है. सो कंटेक्चुअलाइजिंग कंटेंट क्रिएशन यही होती है कि अपने कंटेंट को फिट करना इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और हमारी जो ऑडियंस है उसकी नीड्स के प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को टेलर करना. टेलर मतलब होता है कंटेंट को टेलर क्या करता है, काट के नाप लेके पूरा काट कूट के एक परफेक्ट फिट बनाता है ना हमारे कपड़ों का. तो वैसे ही हमें अपने कंटेंट को फिट बनाना है, टेलर करना है. सो कंटेक्चुअलाइजिंग कंटेंट क्रिएशन मीन्स टेलरिंग योर कंटेंट टू स्पेसिफिक सिचुएशंस, कि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को टेलर करते रहना, यानी कि चेंज करते रहना, उसमें मॉडिफिकेशंस लाते रहना, इन्वायरमेंट्स or circumstances to make it more relevant and engaging for your audience. By understanding the context in which your audience interacts with your content, you can craft messages that resonate more deeply. अगर कि हम ये समझ जाएं कि हमारी जो ऑडियंस है किस कंटेक्स्ट में हमारे कंटेंट पे इंटरेक्ट कर रही है, कि वो क्या कंटेक्स्ट समझ रहे हैं, हम ये अगर समझ जाएं तो अपने कंटेंट है आगे आने वाले कंटेंट को हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने मैसेजेस को बहुत अच्छे से क्राफ्ट कर सकते हैं. ये समझ के कि हमारी जो ऑडियंस है वो किस कंटेक्स्ट में हमारे कंटेंट को ले रही है और किस कंटेक्स्ट में वो हमारे कंटेंट को समझ रही है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना. सो हेयर इज़ हाउ इफ़ेक्टिवली कंटेक्चुअलाइज योर कंटेंट, कि हम अपने कंटेंट को जब हम पोस्ट कर रहे हैं उसको हम कैसे कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं. फर्स्ट है अंडरस्टैंड योर ऑडियंस. सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना, जिससे कि इसमें हम हो सकता है डेमोग्राफिक्स, कि नॉर्मली हम उसकी ऑडियंस की एज क्या है, जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है कि कहाँ से कितने लोग देख रहे हैं, कौन सी स्टेट से और कौन सी कंट्री से लोग हमें देख रहे हैं, और उनके डिफरेंट इंटरेस्ट क्या हैं. तो ये होता है डेमोग्राफिक्स. सेकंड है साइकोग्राफिक्स, यानी कि उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनके लाइफस्टाइल्स क्या हैं, उनके साइकोग्राफिक्स में जिसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट समझना उनकी अपने ऑडियंस के. अगर हम एग्जांपल लें फिटनेस ब्रांड का, सो फिटनेस ब्रांड टारगेट्स मिलेनियल्स इंटरेस्टेड इन हेल्थ. दे क्रिएट कंटेंट फोकसिंग ऑन क्विक एट होम वर्कआउट एंड हेल्दी रेसिपीज टू टेलर टू बिजी लाइफ स्टाइल्स. मिलेनियल्स कौन होते हैं, जो 1980s में
बॉर्न हुए हैं लोग, उनको हम बोलते हैं मिलेनियल्स। जेनजी तो आपको पता ही होगा, वैसे मिलेनियल्स होते हैं जो कि 1980s में बॉर्न होते हैं। तो फिटनेस ब्रांड क्या करती है, मिलेनियल्स को टारगेट कर दिया। सेकेंड है अडेप्ट टू ईच प्लेटफॉर्म, टेलर कंटेंट फॉर ईच प्लेटफॉर्म, कि हर एक प्लेटफॉर्म पे अपने कंटेंट को टेलर करना, उसके अकॉर्डिंगली पोस्ट करना। अगर हम ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं तो विजुअल कंटेंट हम इतना नहीं पोस्ट कर पाएंगे, तो हमें कैची हेडलाइंस और कैची टेक्स्ट हमें ट्विटर पे पोस्ट करना होगा। लेकिन अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम के लिए हम अपने कंटेंट को हमें अलग तरह से टेलर करना होगा, यानी कि हमें विजुअल कंटेंट, विजुअली अपीलिंग कंटेंट पोस्ट करना होगा। सेकेंड है यूटिलाइज प्लेटफॉर्म फीचर्स, हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म के फीचर्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। फॉर एग्जांपल ट्विटर में हैशटैग्स होते हैं, जैसे ट्रेंडिंग पे आता है तो हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ होती हैं, रील्स होती हैं, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। थर्ड, लेवरेज ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड हैशटैग्स, स्टे इन्फॉर्म्ड, कीप ट्रैक ऑफ ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड पॉपुलर हैशटैग इन इंडस्ट्री, की हमारे नीशे में, हमारी इंडस्ट्री में क्या ट्रेंडिंग टॉपिक है उसका एक ट्रैक रखना। सेकेंड, इंटीग्रेट ट्रेंड्स, इनकॉर्पोरेट रिलेवेंट ट्रेंड इन योर कंटेंट फॉर इंक्रीज विजिबिलिटी एंड एंगेजमेंट, कि ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेंड है वो बिल्कुल हमारे टॉपिक से मैच होता हो, हमारी इंडस्ट्री से मैच होता हो, उसके मिलता जुलता भी होगा तो उसको हम अपने कंटेंट में डाल देंगे, ताकि इससे हमारे कंटेंट की विजिबिलिटी और एंगेजमेंट इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है अलाइन विद करंट इवेंट्स एंड सीजनल थीम्स, सो क्रिएट कंटेंट अलाइन विद करंट इवेंट्स, हॉलीडेज और सीजनल थीम्स की, मतलब कि जो करंट इवेंट्स चल, कोई फेस्टिवल चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली कंटेंट पोस्ट करना। समर्स के अकॉर्डिंग किसी टाइमली इवेंट, मतलब कि किसी हॉलीडेज़ हो गई तो टाइम के हिसाब से अपने कंटेंट को टेलर करते जाना। कैपिटलाइज ऑन मूवमेंट, यूज रिलेवेंट एंड ट्रेंडिंग मूवमेंट्स टू बूस्ट योर एंगेजमेंट। नेक्स्ट आता है लोकलाइज योर कंटेंट, लैंग्वेज एंड कल्चर nuances, adapt your content to the language preferences and cultural nuances of the different regions, कि अपने कंटेंट को डिफरेंट रीजन की लैंग्वेज और कल्चरल ट्रेडिशन से अलाइन करके रखना। इससे अपना कंटेंट जो होगा बहुत लोकलाइज होगा और जो नॉर्मल जनता है, लोग हैं, उसे समझ पाएंगे और उसके साथ कनेक्ट बना पाएंगे। कंसिडर लोकल कस्टम्स, जो लोकल कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, उन सबको भी हमें समझना है, ताकि जो हम एक बहुत इमोशनल और एक पर्सनल लेवल पे अपने ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंटरनेशनल फ्रूट ब्रांड की बात करें तो दे रिफ्लेक्ट लोकल कुजीन्स एंड ट्रेडिशन इन डिफरेंट कंट्रीज यूजिंग लोकल लैंग्वेजेस एंड कल्चरल रेफरेंसेस। सिक्स्थ आता है हमारा अंडरस्टैंड यूज़र बिहेवियर एंड कंटेक्स्ट, सो हमें यूज़र बिहेवियर समझना है, उनका कंटेक्स्ट समझना है। डिवाइस एंड टाइम कंसिडरेशन, नो व्हाट डिवाइसेस योर ऑडियंस यूजेस एंड व्हाट दे आर मोस्ट एक्टिव, कि व्हेन दे आर मोस्ट एक्टिव, कि कौन कौन से डिवाइस हमारी ऑडियंस यूज़ कर रही है, क्या वो फ़ोन पे हमारा कंटेंट देख रही है या फिर वो कंप्यूटर पे हमारा कंटेंट देख रही है, तो हमें ये पता लगाना है। और सेकेंड हमें पता लगाना है कि किस टाइम वो मोस्ट एक्टिव होते हैं, सुबह को एक्टिव होते हैं, रात को एक्टिव होते हैं, तो जिस टाइम वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होंगे हमें उस टाइम ही अपने कंटेंट को पोस्ट करना है। टेलर फॉर मोबाइल, कि अपने कंटेंट को मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, ताकि जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, वैसे मोस्टली लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, हमें कंटेंट को ईजिली समझ पाएँ, देख पाएँ। क्रिएट इंटरैक्टिव कंटेंट हमें बनाना है, जैसे पॉल्स, क्विज़ेस, चैलेंजेस उसमें डालने हैं। एनहांस पार्टिसिपेशन, जो ऑडियंस है उसका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना है। देन है पर्सनलाइज योर कंटेंट, इम्प्लीमेंट कंटेंट दैट अडेप्ट्स बेस्ड ऑन यूज़र बिहेवियर, प्रेफरेंस और प्रीवियस इंटरेक्शंस। देन पर्सनलाइज मैसेजेस फॉर डिफरेंट ऑडियंस सेगमेंट, पर्सनलाइज करना है कंटेंट को ताकि लोग उससे एक पर्सनल लेवल पे कनेक्ट कर पाएँ और ये सोचें कि ये कंटेंट सिर्फ हमारे लिए ही है। ठीक है। ई कॉमर्स साइट रिकमेंड्स प्रोडक्ट बेस्ड ऑन प्रीवियस परचेजेस एंड ब्राउजिंग हिस्ट्री, सेंडिंग पर्सनलाइज ईमेल विद टेलर्ड प्रोडक्ट सजेशंस, मतलब कि इससे क्या होता है, हम जो कुकीज़ जानते हो, कुकीज़ लेते हैं, जो हमारे ऑडियंस है उनने पास्ट में क्या एक्टिविटीज़ करी हैं वेब पे, क्या क्या सर्च करे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, उसको समझने के बाद हम पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड करते हैं लोगों को। यूज़ स्टोरी टेलिंग का इस्तेमाल करके भी हम अपने ब्रांड को बढ़ा सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स का यूज़ करके। देन एड्रेस पेन पॉइंट्स, सो आइडेंटिफाई स्पेसिफिक चैलेंजेस योर ऑडियंस फेसेस एंड शो हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड सॉल्यूशन, कि हमें ये समझना है कि क्या क्या चैलेंजेस हमारी जो ऑडियंस है वो फेस कर रही है, और फिर हमें ये दिखाना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो उन चैलेंजेस को कैसे सही करेगा, कैसे सॉल्यूशन ढूंढेगा उन चैलेंजेस का। नाउ ये हमारा हो गया कंटेक्चुअलाइजिंग
कंटेंट क्रिएशन। ये कुछ है जो कि आप पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट है सोशल मीडिया एथिक्स। So social media ethics means following rules and being respectful online. It's important because social media is big for talking, making friends and selling stuff. Social media ethics मतलब कि social media पे आके रूल्स या रेगुलेशन फॉलो करना उसके और रिस्पेक्टफुल रहना, क्योंकि सोशल मीडिया आजकल के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सबको पता है। लेकिन लोग बातें करते हैं, दोस्त बनाते हैं, फिर सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। तो सोशल मीडिया एथिक्स इन्वॉल्व्स adhering to principles and standards that guide responsible and respectful behavior in digital space, as social media has become a powerful tool for communication, community building, and business promotion. Ethical considerations are crucial for maintaining trust and positive interactions. सोशल मीडिया एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें जो प्रिंसिपल्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं हर एक प्लेटफॉर्म के, डिजिटल स्पेस के, उसको मेंटेन रखना होता है कि हम कुछ ऑफेंसिव ना बोलें, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना बोलें, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ पिक्चर्स को ना पोस्ट करें। तो ये होते हैं सोशल मीडिया एथिक्स, जो कि हमें डिजिटल स्पेस में सोशल मीडिया यूज़ करते वक्त इन एथिक्स को फॉलो करना होता है। ना कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ एथिकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, जिसमें आता है फर्स्ट ट्रांसपेरेंसी एंड प्रमोशन। हम कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं अपने उस पर, तो हमें इसको डिस्क्लोज़ करना है ऑडियंस के सामने, उसको उनको बताना है कि हाँ इसको हम प्रमोट कर रहे हैं और इसके लिए हमें पैसा मिला है और ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। इसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी एंड प्रमोशन। सेकेंड आता है रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी एंड यूज़र कंटेंट, कि ऑब्टेन परमिशन बिफोर यूजिंग यूज़र डेटा फॉर टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, कि हमें यूज़र डेटा यूज़ करने से पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, उनके बिना परमिशन के हम नहीं यूज़ कर सकते। सेकंड, रिस्पेक्ट प्राइवेसी सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस सेट बाय यूज़र्स, कि जो प्राइवेसी सेटिंग्स यूज़र ने कर रखी है उसको रिस्पेक्ट करना। सेकंड है ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन, कि हम जेन्युइन और ट्रूथफुल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और बहुत जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा हेल्थ पेज है तो हेल्थ एडवाइस कर रहे हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन हमें पर्टिकुलरली मेंशन करनी है कि हमें इस डॉक्टर से मिली है या फिर इस बुक से हमने रेफरेंस लिया है। सो हमें ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएशन करना है, ये सोशल मीडिया एथिक है हमारा। देन है कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन, एंगेज इन रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन एंड अवॉइड हरेसमेंट एंड बुलिंग, कि हमें रिस्पेक्टफुली बात करनी है सोशल मीडिया पे और किसी को बुली नहीं करना, ना ही किसी को हरास करना, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों फीडबैक को हमें प्रोफेशनली लेना है और प्रोफेशनली रिस्पॉन्ड करना है, पर्सनली नहीं लेना है उन्हें। फॉर इंस्टेंस, एड्रेस कस्टमर कंप्लेंट्स पोलाइटली एंड प्रॉम्प्टली, कि कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन करी, उन्हें पसंद नहीं आया, तो हमें उसको बहुत पोलाइटली और बहुत प्रोफेशनलिज्म की यूज़ करके उसका रिप्लाई करना है। फिफ्थ है कल्चरल सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस, सो हमें लोकल कल्चरल डिफरेंसेस को दिमाग में रख के अपना कंटेंट बनाना है, कि ऐसा नहीं हम किसी के कल्चरल फीलिंग्स को हर्ट कर दें, है ना। तो अडाप्ट कंटेंट टू रेजोनेट विद डाइवर्स ऑडियंस, और ऐसा कंटेंट बनाओ कि जो इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो हर एक कल्चर के लोग उसके साथ रेजोनेट कर पाएँ, उसके साथ कनेक्ट बना पाएँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, रिस्पेक्ट कॉपीराइट लॉस एंड गिव क्रेडिट टू क्रिएटर्स फॉर देयर वर्क। तो इसमें क्या है, कोई हम किसी का कुछ कॉपी कर रहे हैं, कुछ कहीं से हम रेफरेंस ले रहे हैं, तो हमें उनको प्रॉपर मेंशन देना है, उनको प्रॉपर क्रेडिट देना है अपने पोस्ट में। नेक्स्ट है एडहेरेंस टू कम्युनिटी गाइडलाइंस, फॉलो रूल्स एंड टर्म्स ऑफ सर्विस सेट बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो हर एक प्लेटफॉर्म्स के कुछ गाइडलाइंस होते हैं, उन्हें हमें फॉलो करना है, उन टर्म्स ऑफ सर्विस को हमें फॉलो करना है और उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है जो कि प्लेटफॉर्म के गाइडलाइंस को और पॉलिसीज़ को वॉयलेट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे कभी हेट स्पीच नहीं बोलनी चाहिए और ना ही कुछ ऐसी बात करनी चाहिए, ना कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट करना चाहिए जो कि वायलेंस को प्रमोट करे। सो एथिकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया फॉस्टर्स पॉजिटिव इंटरेक्शन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट, contributing to a healthier and more inclusive online culture। इससे क्या होता है, सोशल मीडिया के एथिकल यूज़ से हमारा बहुत पॉजिटिव इंटरेक्शन और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट होती है, जिससे एक बहुत हेल्दी और बहुत इंक्लूसिव ऑनलाइन कल्चर बिल्ड होता है, जहाँ पे हेल्दी इंक्लूसिव मतलब कि हर एक समाज के लोग, हर एक वर्ग के लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, कोई एक्सक्लूड नहीं है। देन इट कंट्रीब्यूट्स टू अ सेफर एंड मोर सिक्योर ऑनलाइन इन्वायरमेंट,
promoting user friendly user confidence and participation, कि बहुत सेफ स्पेस हम ऑनलाइन बिल्ड कर रहे हैं ताकि हर एक जो बंदा ऑनलाइन बैठा है, हर एक नेटिज़न बोलते हैं उन लोगों को जो कि ऑनलाइन बैठते हैं, यानी ऑनलाइन बात करते हैं, और हम बोलते हैं नेटिजन्स, तो वो कॉन्फिडेंस फील कर पाए और पार्टिसिपेट कर पाए. Overall, ethical use of social media is essential for promoting trust, safeguarding privacy, combating misinformation, and fostering positive online interactions in today's interconnected world. ओवरऑल जो हमारा एथिकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है उसमें हम क्या करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, पॉलिसी प्राइवेसी को लोगों की सेफ गार्ड करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन को कॉम्बैट मतलब कि ख़त्म करते हैं, उससे बचाते हैं. देन एक पॉजिटिव ऑनलाइन इंटरेक्शन बिल्ड करते हैं, पॉजिटिव ऑनलाइन कम्युनिटी हम बोल सकते हैं बिल्ड करते हैं, लोगों के लिए एक सेफ़ प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करते हैं एथिकल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया से. सो हमने इस वीडियो में सारे टॉपिक्स यूनिट 3 के कवर कर लिए हैं. एंड आई एम टेलिंग यू वन मोर टाइम कि शॉर्ट्स में मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्वेश्चन पेपर पोस्ट कर रखा है, आप उसको एक बार देख लेना जाके, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं. नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग.